बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? देखो, अभी तक हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा था बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में हमने 3-4 चीजें कैलकुलेट की थी। जिसमें से मेन इंपॉर्टेंट था आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में हमने स्टडी किया था मेजरली, है ना। उसके बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में स्टडी किया था। उसी की हेल्प से हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाला था, किसमें? करंट वायर में। फिर हमने करंट वायर को स्टडी किया था, इसमें स्मॉल एलिमेंट को लेकर हमने उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट करंट वाले थी, अगर जैसे कोई फाइनाइट लेंथ की है या फिर इनफाइनाइट लेंथ की है, या फिर उसको हमने सर्कुलर फॉर्म में उसको टर्न करवा दिया। ठीक है, ऐसे करते करते फिर हम सोलेनोइड में पहुंचे, टोरॉइड में पहुंचे, डिफरेंट डिफरेंट शेप के हमने कैलकुलेशन की। फिर हमने लास्ट में जाके एम्पियर्स लॉ स्टडी किया, और उसकी हेल्प से मैंने फिर फर्दर बहुत सारी शेप का हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। उस केस में अभी तक क्या क्या यूज, हमारा बार मैग्नेट यूज हुआ है और एक करंट कैरिंग वायर यूज हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने याद हो तो हमने करंट डेंसिटी का स्टार्टिंग में जब बायो-सैवर्ट लॉ पढ़े थे तब हमने चार्ज के लिया था, हमने चार्ज को लिया था और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बनाया था, बस वहां पे हमने बस बनाया था। ठीक है, अब जो आपका स्टार्ट होगा, अब यहाँ पे स्टार्ट होगा बच्चों चार्ज मूवमेंट। तो मतलब कि जब चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो क्वेश्चन आज लगा के जाएंगे हम। ठीक है, चाहे 11:30 बज जाए, ठीक, क्वेश्चन लगा के जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले बता रहा हूँ। टॉपिक बहुत छोटा, टॉपिक में बहुत ज्यादा लेंथ नहीं, मुश्किल से 2 या 3 ही पेज भरेंगे बस टॉपिक। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके साथ साथ कंबाइन होके आने लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ साथ इसके कंबाइन होके आने लग जाएगा, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो उससे पहले, स्टडी करने से पहले देखो बहुत बेसिक बेसिक चीज जानते हैं। मान के चलो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है या चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज है, जिसके पास चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और वो कहां पर है बच्चों? रेस्ट पर है। कहां पर है वो? रेस्ट पर है। तो मुझे बताओ, जब इस पे रेस्ट पर है तो उसके पास कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि मैग्नेटिक फील्ड होती है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बच्चे इसके पास? 0। यस और नो? क्लियर है बात? सिमिलरली यही चार्ज है Q, जो कि अभी भी क्या है? रेस्ट पर है। ठीक है, लेकिन एक एक्सटर्नल रीजन से इसके पास क्या आ रहा है? इसके पास आ रहा है, सबसे पहले तो आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, जो कि वो भी क्या होगा? नॉन जीरो होगा। ठीक है, लेकिन इसी केस में अगर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाए तो इसके पास क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन जीरो हो जाएगी। अगेन क्या हो जाएगी? जीरो। मैंने पहले बोला था जब तक चार्ज स्टेशनरी है उसका मैग्नेटिक फील्ड से कोई नाता ही नहीं है, नाता ही नहीं है, कुछ रिलेशन ही नहीं है उसके साथ। चाहे वो मैग्नेटिक, क्या वो ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कुछ फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा बच्चों? आपका मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है बच्चों, लेकिन मान के चलो एक चार्ज है जो स्टेशनरी नहीं है, मोशन में है, जिसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों? v है। जिसकी वेलोसिटी क्या है? v। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों? थीटा हो गया। अभी के लिए हम थीटा ही मान के चल रहे हैं, अभी के लिए हम क्या मान के? थीटा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में क्या मूव कर रहा है? चार्ज मूव कर रहा है। तो मैंने बताया था जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करता है तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? वहां पे मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट होता है। इसका मतलब कि इस केस में मैग्नेटिक फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। किस केस में? किस केस में? जब वो मेरा, वैसे जीरो हो सकता है, देयर इज वन मोर केस जो जीरो हो सकता है, लेकिन अभी मैंने एंगल थीटा बनाया। अभी मैंने एंगल क्या बनाया बच्चों? थीटा बना। उस केस में क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा बच्चों? नॉन जीरो रहेगा। देख लो जल्दी से।
v है आपकी वेलोसिटी। टॉपिक का नाम लिख लो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, तो फिर एक्सपेरिमेंट जब किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब किया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा। अब देखो यहीं से जो थीटा है ना, अब उसी को लेके चलते हैं। मान के चलो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये क्या है, आपका चार्ज है। ठीक है, चार्ज प्लस क्यू भी ले सकते हो, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखा गया, तो फोर्स कितना होता है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है बच्चों, इस केस में जीरो निकलता, कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा। किसके ऊपर फोर्स लग रहा, चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लग रहा, मतलब कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जा रहा है बस। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो फोर्स लग रहा, फोर्स की वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन लगता है ना, वो लग नहीं रहा। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट में जो, सॉरी, चार्ज मेरा जो होगा वो क्या जाता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता रहेगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा। अगर उसको फोर्स लगेगा तभी तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन चेंज होगी, या वेलोसिटी में चेंज आएगा, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना। उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना, जीरो। सिमिलरली देखा गया, अगर इसी के ही अपोजिट में बना दूं, इसके ही क्या बना दूं बच्चों, अपोजिट, कैरियर अपोजिट में बना, इसी इस केस में भी क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में भी क्या, थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, और इस केस में भी एफ एम मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। इस केस में भी एफ एम मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। ठीक है, और वो तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाला केस, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज मेरा क्या है, स्टेशनरी है, चार्ज मेरा क्या है, स्टेशनरी है, यहाँ पे स्टेशनरी या फिर रेस्ट पर है, तो इस केस में भी आपका फोर्स कितना होगा बच्चों, जीरो। उसके भी केस में फोर जीरो होगा। तो मैंने आपको बताया था अभी कि सर जब चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, वेलोसिटी का, तो वहां पे एफ एम क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो इन सबको देखते हुए, इन सबको देखते हुए फिर उसने फॉर्मूला बनाया, इसका फॉर्मूला बनाया, एफ एम का फॉर्मूला बना, क्या बनाया देखो, इसने बोला कि सर V और B जब भी सेम लाइन में होंगे, जब भी सेम लाइन में होंगे, या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, तो डेफिनेटली फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। इसका मतलब कि V और B में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। वो कौन सा रिलेशन हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट ही हो सकता है, वो हम आगे जाके बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक बात क्लियर होगी। दूसरा, दूसरा इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वी बी कॉस थीटा तो नहीं बन सकता, क्योंकि कॉस थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट में, तो क्या बनेगा, वी बी साइन थीटा बनेगा। यस और नो, ये बन गया ना। इसका मतलब देखा गया, जो मेरा फोर्स है ना, जो मेरा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। समझ में आ गया। और थीटा किसके बीच में एंगल है, देख लो थीटा किसके बीच में एंगल है बच्चों, थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, V एंड B, अभी लिखेंगे, रुक जाओ। सिमिलरली फोर्स एक और के बीच में भी होता है, चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके फॉर्मूला होता है चार्ज के भी। तो यहाँ से फॉर्मूला जो बन के आया बच्चों, क्या निकल के, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले समझ लो, आराम से, आराम से समझोगी। तो सर जो एफ एम है, ध्यान से समझो, जो एफ एम है, अभी आपने बोला सर कि जब तक इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ बच्चों, इसको मैं किससे रिप्लेस, इसको बोल सकता हूँ वी
क्रॉस भी बोल सकता हूँ बच्चों, यस और नो। वी क्रॉस भी बोल सकता हूँ, यस और नो। अब मुझे एक चीज बताओ, कभी भी दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो रिजल्टेंट निकल के आता है, रिजल्टेंट, इसमें रिजल्टेंट क्या निकल के आ रहा, फोर्स। उसकी डायरेक्शन कहां पे होती है, किसके परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। एक तो आपस में दोनों परपेंडिकुलर है, उसके भी परपेंडिकुलर में, क्योंकि अगर याद हो तो हम क्या पढ़ते हैं हमेशा, आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम पढ़ते हैं ए बी साइन थीटा इंटू में एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर टू द ए बी प्लेन, टू द ए बी प्लेन। इसका मतलब कि अगर ये बोर्ड एक प्लेन है जिसमें बी आपकी एक्स एक्सिस में जा रहा है और वी आपका वाई एक्सिस में जा रहा है, तो जो एफ एम होगा या तो प्लस के में होगा या तो फिर माइनस के, वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। पर ये तो कंफर्म हो गया ना कि तीनों आपस में क्या होंगे, तीनों के तीनों आपस में वी बी एंड एफ एम तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे। क्या बात क्लियर हो गई, अच्छे से बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो पहले लिखो थोड़ा सा, if a particle carries a positive charge, if a particle carries a positive charge, moving with velocity v, moving with velocity v, enters a magnetic field b, enters a magnetic field b, then it experiences a force F, it experiences a force F लिख डालो सारा। इसमें ध्यान रखना क्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो भी उसकी प्लस की थी वो प्लस के ही रहेगी, लेकिन अगर माइनस क्यू हो गया तो उसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, तो विद साइन है क्यू। ठीक है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आता है माइनस क्यू चार्ज दे दिया फिर बच्चा प्लस क्यू चार्ज करके निकल आता है। ऑप्शन में आपको पता है दो ऑप्शन ऐसे होंगे, प्लस के माइनस के वाले, तो वहां दिक्कत आएगी। देखो नेक्स्ट लाइन से, द डायरेक्शन ऑफ एफ एम, द डायरेक्शन ऑफ एफ एम इज perpendicular to the perpendicular to the plane of perpendicular to the plane of V and D, V and B। V क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, लिख लेना, V वोल्टेज नहीं है, V क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है। V क्या है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो हम लिख ही चुके हैं, ठीक है। अब समझते हैं इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे निकालते हैं हम, दो दो तरीके होते हैं, ठीक है। आपको दो तरीके मिलेंगे बुक में, ठीक है, तो दोनों लिख लेते हैं। एक तो टूल के हिसाब से लिख लो, जो कि हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज करते हैं बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। लेकिन अपने अपने हिसाब से करना तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, दोनों ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल तो बता ही दूंगा, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिख लो जल्दी से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आपने पढ़ा भी है, क्लास 10 में हम पढ़ते हैं, याद है, जिसमें आपने देखा था कि एक रॉड होती है, रॉड के पास से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे से रॉड क्या करती है, मोशन में आ जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट है। अब बोला तो कॉन्सेप्ट 10th में पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज को लेकर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो फ्लेमिंग लेफ्ट रूल क्या कहता है, याद करो, फ्लेमिंग लेफ्ट रूल कहता है कि इंडेक्स फिंगर गिव्स, लिख लो डायरेक्टली, इंडेक्स फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, index finger gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of motion, that is velocity, middle finger gives the direction of motion of charged particle, middle finger gives the direction of motion of charged particle, that is velocity. Then
thumb will give the direction of magnetic force, the direction of magnetic force. ठीक है, ये होता है आपका क्या बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो लेट अस सपोज एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से ताकि आप समझ पाओ कि कहां बनेगी। मान के चलो बच्चों V आपका यहाँ पे है, V आपका यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहा है दोनों ये बोर्ड प्लेन में ही है, बोर्ड के प्लेन में ही है ये V और V, बोर्ड के प्लेन में ही है V और V। ठीक है, तो एक बार लेफ्ट हैंड रूल भी लगा लेंगे, एक बार थंब रूल भी देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया था, मिडल फिंगर क्या बताते हैं, मिडल फिंगर द डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब की वेलोसिटी, ये क्या बताती है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बताओ ये क्या है, ये क्या है आपका थंब, थंब क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ की तरफ आ रहा है, आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बोर्ड आ रहा है कि इनसाइड द बोर्ड आ रहा है, आउट ऑफ बोर्ड आ रहा है, मतलब कि बाहर की तरफ आ रहा है। तो बाहर की तरफ वाले को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, डॉट्स। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी बच्चों, एफएम की डायरेक्शन। समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, देखो इसको कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान दो, राइट हैंड यूज करना, राइट हैंड देखो, राइट हैंड ध्यान से देखो एग्जाम के लिए या फिर आईआईटी जेईई के, तो ये भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो जो आपको इजी लगे, क्योंकि कई बार ना हाथ यूं घूम जाएगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, राइट हैंड यूज करो, राइट हैंड में ले लो, सबसे पहले लो आप जो हथेली है ना, जो फिंगर के डायरेक्शन है उसको ले लो आप वेलोसिटी के डायरेक्शन, कहाँ पे ले लो बच्चों, वेलोसिटी, राइट हैंड यूज करना बस, वेलोसिटी पे ले लिया और बी की तरफ चले जाओ, बी की तरफ जा रहे हो, बी की तरफ जहां पे भी बी है ले लो, जो थंब की डायरेक्शन होगी किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। दोबारा बता रहा हूँ, फिंगर ले लो, हथेली किसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए, आपके वेलोसिटी की डायरेक्शन में, उसको घुमाओ, किस डायरेक्शन में घुमाना है, जिस डायरेक्शन में बी है, बी ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ घुमा दो और ये आ जाएगा बाहर। अगर बाई चांस बी नीचे होता, बी नीचे होता तो देखो क्या करते, हैंड को ऐसे ले लो, फिर हैंड को ऐसे ले लो, घुमाओ बी नीचे की तरफ, तो कहाँ आता बच्चों, ऑटोमेटिकली इनसाइड द बोर्ड आया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, तो एक और बता दो मेरे को, अगर मेरा एफ एम यहाँ पर है और वेलोसिटी मेरी यहाँ पर है, तो बताओ मेरा बी कहाँ पर होगा, सोच के बताओ, बी कहाँ पर होगा, एफ एम बी गिवन है, बी कहाँ पर होगा, आउटसाइड के इनसाइड है, इनसाइड ही होगा, करके देख लो। वैसे भी देखो ऊपर है, थंब तो ऊपर ही बनेगा, थंब ऊपर बना लो, ऊपर बना लिया, वी की डायरेक्शन कहाँ है, जो मेरे फिंगर्स की डायरेक्शन है। अब कहाँ घूम सकता है, इधर तो जा नहीं सकता, इधर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, मतलब कि जो मेरी बी है वो कहाँ पर है बच्चे, अंदर की तरफ है मेरी, तो बी को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। समझ में आ गया, नहीं सर मेरे को उससे समझाओ, प्लानिंग लेफ्ट हैंड रूल से देख लो, ये क्या बताता है, ये इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बताता है, फोर्स, तो फोर्स ऊपर बना दिया। ठीक है, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर क्या बता रहा है, मिडल फिंगर वेलोसिटी, फोर्स, और ये कहां बन रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बन तो रहा लेफ्ट हैंड से। तो जो इजी लगे आपको वो यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया अच्छे से। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्या लोगे, वी क्रॉस बी। ठीक है, इसको याद करने का क्या तरीका, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन आता है ऐसे, फॉर्मूला आएगा ऐसे, क्यू बी वी, बी वी के टर्म में, बी क्रॉस वी, बी क्रॉस वी क्या आएगा, बी क्रॉस वी। अभी तक को बीवी चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो याद कर ले, अभी हमें बीवी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बीवी चाहिए, क्या चाहिए हमें, बीवी। भाई चाहिए तो शादी करने तेरे को, नहीं करनी ना, तो ध्यान रख लो, बीवी जब भी आ जाए तो भूल जाना, बी क्रॉस वी भूल जाओ, तो क्या याद रखोगे, बीवी, हमें बीवी चाहिए फोर्स, क्या चाहिए, बीवी, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन करेगा ये, क्योंकि कई बार ये माइनस भी लगा देगा, तो उस चीज का भी ध्यान रखना। अगर बी क्रॉस भी लिया तो वहां पे माइनस आना मैंडेटरी है, फिर वहां पे माइनस आना मैंडेटरी नहीं चाहिए, माइनस कर लो, नॉट रिक्वायर्ड। समझ में आ गया, याद रखोगे ये चीज। ठीक है बीवी, ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन लिखो बच्चों,
बेसिक क्वेश्चन लिखो। ए चार्ज हैविंग मास 5 मिलीग्राम, ए चार्ज हैविंग मास 5 मिलीग्राम, हाँ मिलीग्राम, ए चार्ज हैविंग मास 5 मिलीग्राम, चार्ज हैविंग मास 5 मिलीग्राम, हैविंग चार्ज 5 मिलीकूलम, travels in a magnetic field, travels in a magnetic field with velocity v equal to 3I 4J 5K. If magnetic field is 2I 3J plus 5K, find magnetic force and acceleration. Find magnetic force and acceleration. ठीक है, तो देखो इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, किसका फॉर्मूला पढ़ा बच्चों? हमने फॉर्मूला पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Fm इज इक्वल टू क्यू टाइम, क्यू कहीं भी पॉजिटिव ले रखा, नहीं दे रखा, नेगेटिव कुछ है तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? V क्रॉस B। क्या हमें V क्रॉस B निकालने आता है बच्चों? बिल्कुल निकालने आता है। कैसे निकालते हैं? मैट्रिक्स की फॉर्म में निकालते हैं, बता रखा, जल्दी से करो। I J K क्या आ जाएगा? 3 4 5 2 -3 5, जल्दी बताओ। आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ आ रहा है 35, करेक्ट। जे के साथ 5 वाला -J5 आ रहा हो, -J5 ये आ रहा है कि प्लस आ रहा? -J5 आ रहा। और के साथ -17। तो फाइनल जो रिजल्टेंट आ गया कितना आ गया? 35 आई कैप -5 जे कैप प्लस सॉरी -17 के कैप। ये आपका आ गया V क्रॉस V। अब आपको पता, अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। Fm निकालना है। Fm फोर्स क्या होता है बच्चों? Q से मल्टीप्लाई कर दो, किसकी? इस पूरे वेक्टर की। Q की वैल्यू क्या है बच्चों? 5 मिली कूलम। तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू पूरा। सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भाई, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और अगर एक्सेलरेशन बोल दे तो बच्चों आपको पता है Fm है, तो Fm है तो क्या होगा बच्चों? m इंटू ए, तो जनरलाइज फॉर्मूला है। तो अगर मुझे A निकालना है तो A क्या होगा? Fm डिवाइड बाय मास। मास देखो बोलेगा 5 मिलीग्राम। 5 मिलीग्राम का मतलब समझो जो भी Fm है डिवाइड बाय 5 इंटू 10 कितना आएगा? -6 आएगा, क्योंकि मिलीग्राम में है। कहीं जल्दबाजी के चैनल पर -3 कर दो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कैलकुलेशन में चीज याद रखना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कर ले जल्दी से, लिखो। देखो a charge particle has velocity, a charge particle has velocity 10 I cap minus 20 J cap plus 30 K cap and experiences magnetic force, and experiences magnetic force equals to 5 I cap minus 3 J cap plus FZ K cap. Find the value of FZ. FZ की वैल्यू निकालो। FZ FZ की वैल्यू निकाले। Z कंपोनेंट जो फोर्स का होगा उसकी वैल्यू निकालिए। कैसे निकालोगे? क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 क्यों होगा?
गधे, क्रॉस प्रोडक्ट तो रहेगा ही रहेगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो रहेगा ही रहेगा दोनों के बीच में, यस और नो, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा रहेगा ही रहेगा। क्या जीरो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो लिख लो एफ क्रॉस एफ डॉट वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बिकॉज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिख सकते हो, एफ परपेंडिकुलर टू वी, एफ परपेंडिकुलर टू आपको निकालना आता है। तो अब निकाले, तेरा क्या 50 प्लस 60, 50 प्लस 60 110 डिवाइडेड बाय -30, तो 11/3 तो हमारा, तूने क्या कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब अभी मैं इसमें मतलब अभी क्वेश्चन एक याद आया कि हम जब क्वेश्चन करते थे उसमें कई बार ना कंफ्यूजन कर देता था कि क्या बोल दिया उसने, एफ दे दिया और वी दे दिया, मान के चलो एफ दे दिया और वी दे दिया, ठीक है, और आपको बी निकालना है, इसी क्वेश्चन में मान के दे दिया, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड भी निकालो, ठीक है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है। अब आपके पास बी आ गया, बी भी दोनों आ गया, एफ की तो वैल्यू आपने निकाल ही ली है, अब निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इफ चार्ज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम, if charge equal to 1 microcoulomb from above question find out the magnetic field, from above question find out the magnetic field। अब इसको समझते हैं, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, हम पढ़ते तो वी क्रॉस बी है, आप सर बी निकालने की कह रहे हो, और क्रॉस प्रोडक्ट है और थीटा भी दे रखा है, तो ऐसी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें आई जे के हैं, थीटा भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है निकालना, आई जे के है ना यहाँ पे, थीटा भी निकालना क्या है मेरे लिए मुश्किल है। वेरी गुड, तो हम आई जे के को यूज करेंगे, अब ढंग से क्या यूज करेंगे बच्चों, आई जे के को, तो पहले समझते हैं, देखो पहले समझते हैं, सर वी वी क्रॉस बी है, तो मतलब कि वी को अगर मैं आई एक्सिस एक्स एक्सिस पे मान लेता हूं बी को, तो मेरा बी कहां चला जाएगा, वाई एक्सिस में चला जाएगा बच्चों, वाई एक्सिस में चला जाएगा है ना, और इन दोनों के ही परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चों, जेड एक्सिस होगा, और जिसपे क्या आ जाएगा बच्चों आपका एफ एम जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक, ये बात तो क्लियर है आप, है ना। इसका मतलब कि अगर ध्यान से देखो, अगर आई है, जे है, के है, ये मैं समझा चुका हूं, जब हम क्लॉकवाइज तो वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को, सर ये बात भी क्लियर है, तो सर मुझे बी निकालना है, बी, तो बी कैसे निकलेगा, पहले ध्यान से देखो, देखो फॉर्मूला क्या है, सर फॉर्मूला होता है एफ एम इक्वल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस, सर डी होता है, डी होता है बच्चों, ठीक है, मतलब कि अगर मैं क्यू को नीचे ले जाऊं, क्यू को क्या ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, तो ये बन जाएगा एफ एम डिवाइड बाई क्यू, पहले तो ये निकालो एफ एम डिवाइड बाई क्यू, एफ एम डिवाइड बाई क्यू निकालो पहले तो पूरा का पूरा, तो सर एफ एम डिवाइड बाई क्यू हो जाएगा, मैंने कितना बोलता हूँ 1 माइक्रो कूलम बोला, तो ध्यान से देखो, ये बन जाएगा 5 I -3 J प्लस माइनस के, माइनस का निकला था ना कितना 11/3 K डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो, मतलब कि 10⁻⁻6 बन गए, ये पूरा का पूरा क्या बन गया बच्चों, एफ एम बाई क्यू बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया, वी क्रॉस दिया, क्लियर, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, तो कितना आ गया बच्चे, 5 I कैप
-3 J कैप -11/3 K कैप इंटू 10⁻⁶ इक्वल टू V क्रॉस B। अब हमें B निकालना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो ध्यान से समझना। सर V बताओ, V क्या है मेरा? V बता दो सर। वेलोसिटी है। वेलोसिटी का पहला कंपोनेंट कितना है बच्चों? वेलोसिटी का पहला कंपोनेंट कितना है? 10I है। क्या है? 10I। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो 10I है सर, ये होगा 10I। 10I कैप, आई डायरेक्शन। और इस बार इधर कितने निकल रहे हैं? इधर 3 कंपोनेंट है। इधर कितने हैं? 3 कंपोनेंट है। तो इसको सरल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखो। आप ऐसा करो, ये हमने लिखा ना, जो क्या क्या लिखा था, 5I कैप -3 J कैप -11/3 K कैप इंटू कितना आ गया था बच्चों? 10⁻⁶ आ गया था। V की वैल्यू क्या थी? V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V की वैल्यू क्या क्या थी बताना? 50 10 थी। 10I कैप -20 J कैप +30 K कैप। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा? B1I कैप B2 J कैप B3 K कैप। ठीक है, अब सबसे पहले इन दोनों का क्या करोगे आप? क्रॉस प्रोडक्ट। और जो I J K था ना, उसके साथ इसको क्या करवा दोगे? कंपेयर करवा दोगे। समझ में आ गया? क्लियर है आपको? ठीक है, तो सबसे पहले इनका क्या कर दोगे? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के कंपेयर करके B1 B2 की वैल्यू निकाल दो। बढ़िया, अब आगे। अब लिखो नेक्स्ट, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। वर्क डन निकालने से पहले अगर मैंने पावर निकाल दिया तो थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा चीजें, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है वर्क डन और पावर के बीच में क्या रिलेशन होता है। सर पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यही होता है बच्चों। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? डी डी टी हो जाए। यस और नो? तो अगर मैंने पावर निकाल दिया तो फिर क्या निकाल सकता हूँ? वर्क डन निकाल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा सर फोर्स गिवन है तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको याद हो, हमारे पास एफ एम तो हमें पता ही है ना, एफ एम तो पता ही है। एफ एम का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी क्रॉस बी है। यस और नो बच्चों? ठीक है, अच्छा अगर याद हो तो वैसे वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल वर्कडन का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, एफ डॉट एस पढ़ा। अगर मैं पावर निकालने की कोशिश करूं तो ये निकल जाएगा डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी। फोर्स अगर कांस्टेंट मैं मान लूं, फोर्स अगर कांस्टेंट मान लूं तो डीएस अपॉन डी टी। डीएस अपॉन डी टी क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी। तो अगर याद हो तो एक फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा था, एफ डॉट वी। एफ डॉट वी पढ़ा है ना हमने। वी क्या था वहां पे? वी वेलोसिटी। एफ क्या है? अगर इन दोनों को ही मैं मैग्नेटिक में कंपेयर करूं, एफ डॉट वी, एफ डॉट वी पावर कितनी निकलनी चाहिए? अभी बताया, अभी बताया जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर मैग्नेटिक फोर्स है और वहां पे अगर वेलोसिटी ले लिया आपने पार्टिकल की, तो एफ डॉट वी क्या निकलेगा? जीरो निकलेगा। क्यों? एफ डॉट वी क्या निकलेगा बच्चों? जीरो। वाई? बिकॉज एफ इज परपेंडिकुलर टू बी। यस और नो? तो अगर ये केस हो गया तो पावर कितनी होगी बच्चों मेरी? जीरो। और अगर पावर जीरो होगी विद द हेल्प ऑफ दिस, वर्क डन मेरा कितना हो जाएगा बच्चों? अगर सर वर्क डन जीरो होता है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है सर काइनेटिक एनर्जी का। सर क्या पढ़ रखा है काइनेटिक एनर्जी? याद करो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी? वर्क डन इज गिवन बाय द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब कि अगर सर वर्क डन जीरो हो जाएगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम
u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब कि ध्यान से समझो, इसका मतलब कि ये v और u क्या होते हैं, ये मैग्नीट्यूड में है, ये वैल्यू डायरेक्शन थोड़ा बताता है काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन की कोई भी डायरेक्शन नहीं बताता। इसका मतलब कि स्पीड क्या रहेगी बच्चों, इसमें कांस्टेंट रहेगी। तो सर ये क्यों बता रहे हो इतना सारा, अब मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान समझो, तो चार्ज है, चार्ज जैसे मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आएगा तो सबसे पहली बात तो परपेंडिकुलर होना चाहिए जिस डायरेक्शन में मोशन है, तभी तो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, अदरवाइज फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। या फिर थीटा एंगल होना चाहिए, क्योंकि फिर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक बन जाएगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एक बन जाएगा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला वाला तो काम करेगा नहीं, परपेंडिकुलर वाला की वजह से वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। सर में आ गया यहाँ तक, ये तो पता है ना, थीटा का और परपेंडिकुलर का पता ही है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट फोर्स को एक्सपीरियंस करता है तो क्या करता है, अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ रही है बच्चों, कांस्टेंट। यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ रही है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है, मैं बोलूंगा स्पीड कांस्टेंट आ रही है। तो उस फोर्स का क्या पर्पज है, फोर्स को कुछ पर्पज तो होना चाहिए। वो फोर्स क्या काम करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, only change the direction of the charge particle, not changing the magnitude, और I can say speed of the charge particle change नहीं करेगा। तो जो आपके मैग्नीट्यूड था ना, वो मैग्नीट्यूड पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहेगा, सेम रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अभी तो हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हो रही। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है फिर दिक्कत आएगी। तो अभी तक हम मान के चले मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। और जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक रीजन में आता है, चाहे वो कितने वेलोसिटी से ही आ रहा हो, जितनी वेलोसिटी से वो एंटर किया ना, जितनी भी वेलोसिटी से वो एंटर किया, वो उसी फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। मान के चलो विदाउट मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, और वहां पे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। पहले थी 1, फिर हो गई 5, और जैसे ही 5 पे एंटर किया तो वो कितनी वेलोसिटी से जाता रहेगा, 5 वेलोसिटी से जाता रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन उसकी क्या चीज चेंज होगी, उसकी बच्चों डायरेक्शन चेंज। और किसकी हेल्प से डायरेक्शन चेंज होगी, कौन है, मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स है जो उसकी क्या करेगा बच्चों, डायरेक्शन चेंज करेगा। क्या ये बात अच्छे से सर में आ गई, क्लियर है एवरीवन। तो लिख लो पहले जल्दी से जो बनाया है, फिर हम लिखते हैं। लिखें, देखो एज यू हैव सीन द, as we have seen from above expression, as we have seen from above expression that work done by the charged particle in the magnetic field is zero. Work done by the charged particle in the magnetic field is zero. That means there will be no change in their kinetic energy. There will be no change in their kinetic energy. Thereby, magnitude of velocity, bracket में लिख देना speed, magnitude of velocity will be seen throughout the magnetic field region. Thereby, magnitude of velocity will be seen throughout the magnetic field region.
उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जब तक रहेगा तब तक उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, किस तरीके से भी घुमा के आ सकता है, बस ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड में अगर यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बच्चों, बट द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी चेंज, द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी चेंज ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी चेंज ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। तो सर क्या होगी डायरेक्शन, तो वो समझते हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में समझते हैं, और यहाँ से ही एक लास्ट एक्सप्रेशन जो आज का होगा वो हम स्टडी करेंगे, इसी के बेस पे हम फिर क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कम से कम 10 बार कर लिखना है, क्योंकि तो बहुत बार यही क्वेश्चन बार बार आता रहेगा हर बार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक तो एफ इजिकल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी है, और एक जो अभी हम करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि हमें फोर्स को बारे में स्टडी करना है, अभी तक हमारे को मैग्नेटिक फील्ड तो कोई हमारे अभी तक इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई यूज नहीं है। तो मैं प्लेनर में एफ और वी को लेकर चलूंगा, डी को या तो मैं आउट ऑफ द बोर्ड लेके चलूंगा या फिर इनसाइड द बोर्ड लेके चलूंगा। ठीक है, तो उस वजह से हम तभी समझ पाएंगे कि फोर्स की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे होगी। ठीक है, तो लेट अस सपोज आई एम अज्यूमिंग दैट कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, इनसाइड। इनसाइड हो गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको भी एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एफ एम रहेगा फोर्स, और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी। और ऐसा नहीं केवल इसी पॉइंट पर है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, इस पूरे के पूरे रीजन में क्या है बच्चों, आपके मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। इसका मतलब कि इस पूरे रीजन में आपका जो आपका क्या होगा, चार्ज पार्टिकल होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। यस, समझ में आ गया, बात क्लियर होगी अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो पूरे रीजन पर है, पूरे बोर्ड में है। अब ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे अगर ये अंदर है, ठीक है। अब बता, एक पार्टिकल जब सीधा सीधा जा रहा है, तो सोचो मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ और मेरे को ऊपर की तरफ खींच रहा कोई, तो मैं कहाँ से कहाँ जाने लग जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तुम खींच लो मेरे को इस डायरेक्शन में, तो मैं एफ और वी के प्लेन में जाने लग जाऊंगा, है ना। एफ और वी के में प्लेन में जाने लग जाऊंगा, इसका मतलब कि मेरी डायरेक्शन कैसे होने लग जाएगी, मैं जाना तो सीधा चाह रहा हूं, लेकिन मेरे को आप भेज रहे हो किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश करो, तो मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि ये एक सेंटर पॉइंट है, ये क्या है बच्चों, एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो देखा गया, अब मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है बच्चों, मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, सर मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन अभी भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, और मेरी एफएम की डायरेक्शन कहाँ है, सर एफएम की डायरेक्शन तो यही है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कहाँ है, इनसाइड है, अनसाइड ही है ना अभी भी, तो एफएम की डायरेक्शन फिर से यही निकलेगी। तो ये एफएम क्या बोलेगा वी को कि बेटा तू मेरी तरफ ही आ जा, मेरी तरफ आ जा, तो क्या करेगा, फिर से घूमेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे घूमते 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 क्या बना लेगा बच्चों, एक पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में होगी, एफ एम आपका टुवर्ड्स सेंटर होगा, यहाँ पे भी इस पॉइंट पर भी आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और एफ एम आपका सेंटर। तो मान के चलो जो ये सेंटर है, सेंटर से उस सर्कल का जो भी आपका सर्कल है, इसका है क्या बच्चे, आर रेडियस। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो v है, ये जो v है, v की स्पीड क्या रहेगी हमेशा, कांस्टेंट, लेकिन क्या चीज चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन, तो उसको कौन सा मोशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म बोलना चाहिए, नॉट सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब कि
इसका मतलब कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आ जाता है तो कैसा मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। समझ में आ गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। तो लिख लो ये पॉइंट भी, लिख लो ये। मैंने चार्ज पार्टिकल enters in the magnetic field region, the charged particle enters in the magnetic field region, the charged particle moves या performs, charged particle performs uniform circular motion, uniform circular motion, performs uniform circular motion। और आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा सर, पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। तो याद करो, आ जाओ 1D वाला, नहीं 2D वाला। 2D वाले में देखा था जब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है तुम्हारा एक अंदर की तरफ भी एक फोर्स होता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल, क्योंकि एक्सेलरेशन भी आपकी यहाँ पे सेंट्रीपिटल होती है, यस और नो, है ना। और एफसी का फॉर्मूला याद है किसी को, mv स्क्वायर बाय आर। इसका मतलब कि जो मेरा एफ एम होगा और जो मेरा एफ सी है क्या वो सेम नहीं लग रहे क्या आपको, यस और नो। तो इन दोनों कंडीशन से कहना है से दैट एफ सी इक्वल टू एफ। तो एफ सी का फॉर्मूला क्या बताया अभी तुमने, एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे आर क्या है सर, यहाँ पे आर है रेडियस, जिसको मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। तो मेरा क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। सर एम क्या है यहाँ पे, एम मास किसका, चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है, अभी लिखेंगे, ठीक है। वी क्या है, वेलोसिटी। सर एफ एम का फॉर्मूला क्या था, एफ एम का फॉर्मूला क्यू वी बी, साइन थीटा मत लगाना, ठीक है, लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने क्या मान रखा है अभी तक, मैंने क्या मान रखा है बच्चों, थीटा क्या है। अब ये फॉर्मूला पहले लिख लेना, फिर हम थीटा को गायब कर देंगे, फिर थीटा को हम गायब कर देंगे, ठीक है सर। तो यहाँ से देखो वी से वी कट गया, ठीक है। तो किसकी वैल्यू निकालें, यहाँ से आर की वैल्यू निकालो, रेडियस की, रेडियस की वैल्यू क्या चली जाएगी बच्चों, रेडियस की वैल्यू हो जाएगी एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, और नीचे क्या चला जाएगा बच्चों, साइन। इफ वी परपेंडिकुलर टू बी है देन थीटा बिकम 90, देन उस केस में आर की वैल्यू क्या होगी, एम वी अपॉन क्यू बी। करेंगे क्वेश्चन, थोड़ा करेंगे, इसी पे क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करें अभी। हम इसी फॉर्मूले को भी यूज करके थीटा को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। थीटा तो हमें पता है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, तो हम उसको हम इसी फॉर्मूले को यूज करके भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि हम यही फॉर्मूला हर बार यूज करें। अगर तुम्हें सर्कुलर मोशन में अगर ढंग से थोड़ा सा करना, मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, मतलब पहले से तो बहुत ही अच्छी बनाई है मैंने, उसमें एक एक पॉइंट की डायरेक्शन बताई है अच्छे से, कि एसी की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, एटी की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, वी की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, आर की डायरेक्शन कहाँ पे होगी। तो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, अभी मैंने कल परसों ही डाली है उसको, सर्कुलर मोशन लेक्चर 1 के काम से, ठीक है। तो उसको जल्दी से ना एक बार 1.25 1.3 पर जल्दी से एक बार देख लेना, ठीक है। उसको अगर वो आपने पढ़ ली ना अच्छे से, तो उसकी हेल्प से आपको मिलेगी रोटेशन मोशन में जो क्वेश्चन नहीं आते, टॉर्क कैलकुलेशन करना, ठीक है, अल्फा के बारे में जानना कि अल्फा की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, ए की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आप, ठीक है। तो जब भी आप रोटेशन मोशन को स्टडी करो तो एक बार उसको जल्दी से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। खास करके लास्ट वाला आधा पौना घंटा तो जरूर देना, क्योंकि उसी के अंदर मैंने डायरेक्शन बता रही, शुरू में तो वही फॉर्मूला है,
फॉर्मूला तो आपको पता ही है, v इक्वल टू ओमेगा आर, अगर नहीं आ रहा है तो कर सकते हो। क्या पढ़ा था फिर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, at इज इक्वल टू एल्फा इंटू आर। ठीक है, ये सारे जो फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो देख लेना शुरू का, अगर याद है तो गो थ्रू कर लेना। ठीक है, लिख लिया बच्चे यहाँ तक। अब मैं फिर वही पूछूंगा, देखो अब ध्यान से देखो, ये वही वाली चीज है जो सर्कुलर मोशन में यूज होता है, सेम सेम। ठीक है, तो देखो अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसकी एक्सियल डायरेक्शन कौन सी होगी, एक्सियल डायरेक्शन बताएगा कोई? सर एक्सियल डायरेक्शन क्या होती है, देखो वही मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है उसके अंदर। देखो तीन डायरेक्शन होती है, अभी बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। एक होती है रेडियल डायरेक्शन, एक होती है एक्सियल डायरेक्शन, और एक होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल का मतलब कि जो सर्कुलर लूप में घूम रहा है उसके टेंजेंट, तो ये ऑफकोर्स सी बात है, वी कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है बच्चों, टेंजेंशियल। रेडियल, रेडियस, इसका मतलब कि जो आर की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी बच्चों, रेडियल डायरेक्शन होगी। समझते हो नहीं समझते? अब तुम खुद देखो, रेडियल की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। देख लो, रेडियस को अगर बी यहाँ पे जा रहा है तो आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये सुनो। अब आती है एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन क्या होता है, जिस एक्सिस को लेकर वो रोटेट कर रहा है। याद है हमने टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क को क्या बताया था मैंने, एक फोर्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का फोर्स है। जब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो अपनी एक्सिस की तरफ रोटेट करेगा। एक्सिस क्या होती है इसकी, जो उसका डंडा बनाया था, याद है मैंने डंडा, यहाँ पे एक्सिस क्या बन जाएगी इसकी, जो आपका सेंटर पॉइंट से या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। अब एक चीज बताओ, अगर ये आउटवर्ड है तो क्या ये तीनों परपेंडिकुलर नहीं लग रहे क्या आपको? ध्यान से देखो, एक्सिस बाहर की तरफ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसका मतलब कि रेडियल, टेंजेंशियल और एक्सियल, ये तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आ गया? तो सर आपने आर बता दिया, आपने वी बता दिया, तो यहाँ पे ओमेगा टर्म यूज होगा। क्या टर्म होगा, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब ये जब घूम रहा है तो उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। एंगुलर वेलोसिटी क्यों नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा एंगुलर, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है कौन सी होती है, एक्सियल डायरेक्शन। कौन सी होती है बच्चों, याद रखना, एक्सियल डायरेक्शन में मूव करता है एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन में लिख लो इसकी, कौन सी डायरेक्शन होती है, इन एक्सियल डायरेक्शन। तभी कह रहा हूं तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट। एक्सियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था, v इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ओमेगा आर, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, 11th क्लास में तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, v अपॉन आर, ये हो जाएगी v अपॉन आर। ठीक है, अभी हमने आर का फॉर्मूला निकाला कि नहीं निकाला, तो क्या निकाला था, आर का फॉर्मूला क्या निकाला, देखो एम वी अपॉन क्यू बी, यही था, एम वी अपॉन क्यू बी। वी से वी कर गया तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई क्यू बी अपॉन एक। ये वाला फॉर्मूला याद रखना हमेशा, ओमेगा वाला तो जरूर याद रखना क्योंकि आपका टाइम बचाएगा, और एक रेडियस वाला, दो फॉर्मूले याद करने, उसके बाद चाहे मत याद करो, उसके बाद तो आपको पता है। सर क्या पता है, सर यहां से मैं क्या टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, टाइम पीरियड और ओमेगा का रिलेशन क्या होता है, टू पाई बाय, अबे टू पाई बाय टी, हाँ मतलब ओमेगा किसके बराबर हो गया, टू पाई बाय टी, या फिर तू क्या बोलेगा, टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, टू पाई बाय ओमेगा, जो कि रिलेशन आ गया बच्चों टू पाई इंटू एम, ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूबी। तो फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, अब देख ले, एक ही फॉर्मूला अगर तेरे को याद है तो सारी चीज निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता। तो रोटेशन पूछ सकता है उसकी फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो फ्रिक्वेंसी का होता है 1 अपॉन टाइम। कर लो जल्दी से सारे फॉर्मूले बता, जल्दी जल्दी, ठीक है, समझ में आ गया। अब सर यहाँ पे ना आपने जो रेडियस, अब नोट डाल के लिखना कि रेडियस का सर आपने फॉर्मूला बताया था, रेडियस का क्या बताया था बच्चों मैंने फॉर्मूला, रेडियस का बताया था एम वी अपॉन में क्यू वी। सर ये एम वी हमने कहीं पढ़ा है, एम वी, एम वी मोमेंटम होता है, क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो इसकी जगह मैं पी ले सकता हूँ बच्चों, पी इक्वल टू क्यू वी, जहाँ पे पी क्या है आपका, पी लिख लेना, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, नो की एंगुलर, लीनियर
मोमेंटम। तो अगर सर पी लीनियर मोमेंटम है तो सर इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें मैं एम के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं एम के नीचे, तो बन जाता है हाफ पी स्क्वायर बाय एम। तो पी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? पी की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ 2m k काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से फिर रेडियस की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? रेडियस की वैल्यू आ गई, तभी मैं बोल रहा हूँ एक फॉर्मूला याद रखना है, सारे फॉर्मूले बन सकते हैं उससे, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2m k डिवाइड बाय क्यू, डिवाइड बाय क्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या चाहिए? क्वेश्चन अभी तो मैं करवाऊंगा ना, बस लगभग थ्योरी पोर्शन लगभग खत्म हो चुका, क्वेश्चन ही करना है हम, ठीक है। तो एक चीज समझो यहाँ पे कई बार पूछ भी लेता है, ऐसे क्वेश्चन आ रखा था, अभी मैं देख रहा था, वो पूछेगा कर्वी नेचर पूछेगा इसका, कि कितना कर्व होगा, कर्व ज्यादा होगा कि कम होगा। तो पहले कर्व से तो पहले बात में समझे, पहले रेडियस और कर्वेचर के बीच में रिलेशनशिप जान, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लिया आप सभी ने? बस ठीक है। तो देखो, अब एक चीज बताओ, मान के चलो एक है रेडियस मेरा ऐसा, एक है रेडियस मेरा ऐसा, ठीक है, और एक रेडियस है मेरा, भाई ये दो लेके चलते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, जिसमें ज्यादा रेडियस है तो उसका कर्विनेचर कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है? कम लग रहा है, तो उसकी बात है। तो जो कर्वेचर है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ आर्क। ये क्वेश्चन आ रखा है कि कर्वेचर नेचर बताओ किसका ज्यादा होगा, दो एग्जांपल बता रखे थे, तो सीधा आपको क्या निकालना था? आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के मैंने बहुत सारे तरीके बता दिए ना, मोमेंटम से भी बोल सकता है, बोल देगा कि मोमेंटम इसका ज्यादा बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, तो आपको पता आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होता है और कर्वेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। उस केस में आप रिलेशनशिप निकाल लो। पिछले बच्चों, अब थोड़ा केमिस्ट्री का एक दो पोर्शन है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया है। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा बहुत आएगा जब हम न्यूक्लियस उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में भी आता है वो पोर्शन, ठीक है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में पता है ना? ठीक है, नहीं पता होगा तो पिटोगे बहुत बुरी तरह, अब पिटोगे। तो पहले आता है बच्चों प्रोटॉन, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बार बार के हैं आज, तो बताना। प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट मान के चलो, पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना होता है इसका चार्ज? 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसका मास कितना होता है? 1 एटॉमिक यूनिट, ये तो होता है। तो क्यू हो गया इसका कितना बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन, और मास कितना हो गया इसका? 1 AMU। एएमयू तो पता है ना, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल पता है आपको? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम से बनता है, आपने पढ़ा है, हीलियम से बनता है ना ये। तो इसका चार्ज कितना हो गया बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन, और मास कितना हो गया बच्चों इसका? 4 AM। सिमिलरली तीसरा आता है क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों? 1D2। चार्ज कितना होता है इसका? 1 इलेक्ट्रॉन, और मास कितना होता है बच्चों? 2 AMU, ठीक है। अब कई बार कई जगह क्या होता है, मास, इलेक्ट्रॉन और होल के कॉन्सेप्ट के बाद रखना, मास ऑफ होल is greater than mass of electron।
ठीक है, तो इसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो लिखो, ये उसका हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ना, ड्यूटेरियम होता है क्या, ड्यूटेरियम लिख दे, ड्यूट्रॉन ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम बुक में तो ये लिखा था, ड्यूट्रॉन ही लिखा था। ठीक है, करें बच्चों क्वेश्चन। मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो क्वेश्चन लिखो, if proton, alpha particle and neutron, if proton, alpha particle and neutron are traveling in uniform magnetic field, are traveling in uniform magnetic field, what is the ratio of, what is the ratio of, what is the ratio of first part, what is the ratio of first part, radii, वह तीनों का रेडियाई का रेशियो बताना। सेकंड देयर टाइम पीरियड, उनका टाइम पीरियड भी बताना, टाइम पीरियड बताना है बच्चों, और एरिया। जल्दी बताओ, फॉर्मूला बताओ, आर का फॉर्मूला क्या था, एम वी अपॉन क्यू वी, एम वी अपॉन क्यू वी, रट लो, रट लिया करो। तो यहाँ पे बी फिक्स हो गया, एम वी, वेलोसिटी भी फिक्स हो गई, सेम वेलोसिटी से लिख लो यहाँ पे, और ट्रेवलिंग विद द सेम वेलोसिटी, ये भी लिखना जरूरी, लिख लो ऊपर क्वेश्चन लिख लो, और ट्रेवलिंग विद द सेम वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो बोल दिया, और ट्रेवलिंग विद द सेम वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रही है, मास और चार्ज चेंज हो रहा है, मास और चार्ज, तो उसके हिसाब से रेशो निकाल दो जल्दी से। निकल गया रेशो, जल्दी करो, इतना टाइम पे लग रहा। मैंने 50 क्वेश्चन बोलते कर लिए वो, हाँ भाई, हैं देखा, तूने कर लिए 50 क्वेश्चन। कब करेगा लेक्चर, कब तक खत्म हो जाएंगे, कितना टाइम। ऑप्शन चेक किए थे, क्यों, मैंने क्या दे रखा, तो 2D के तो कब की दे रखी है मैंने, संडे को दी थी। तो पहले 50 क्वेश्चन तो कर, शिवम तूने कर लिए, हाँ भाई मैडम, नहीं करी शकल जी, कितने करें, 5। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ रहा था तो ये क्वेश्चन भी लगा ले तूने, गर्वित तूने, दिखाइए। चल लगा, कितना रेशो आ गया, 1:2:2, और स्पीड उसका कितना आ रहा, टाइम पीरियड का सेम ही आ रहा होगा, 1:2:2। क्लियर है सभी को। सेम ही कर रखे हैं क्या दोनों ने, इसका भी 19 में डाउट है, तेरा भी 19 में डाउट है, ऐसे क्यों है बे? चलो हो गया बच्चों वाला क्वेश्चन। तो इस चीज का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेंगे, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे चीज करवा दिया। अब क्वेश्चन क्या आता है, लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको मैं 2-3 पार्ट में करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो पहला पार्ट देखो इसका,
If a charged particle coming from non-magnetic field region to magnetic field region, if a charged particle coming from non-magnetic field region to uniform magnetic field region, incident at normal, incident at normal, for what duration of time, for what duration of time charged particle will present in the magnetic field region, for what duration of time charged particle will present in the magnetic field region. ठीक है, तो इसी को ही हम बार बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करेंगे. ठीक है, तो पहला पार्ट आता है इसका केस वन. तो मैंने केस वन बता दिया आपको कि चार्ज पार्टिकल है बच्चों जो कि नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा है. यहाँ पे क्या है बच्चों, आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0. नॉन मैग्नेटिक फील्ड रीजन से मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आ रहा है. अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आ रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ क्रॉस, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा थोड़ा बोला उसने, डायग्राम तो बोला नहीं, बस टाइम निकालना. हमें टाइम से मतलब है, हमें और किससे मतलब ही नहीं है. तो जितना भी रीजन है ना व्हाइट लाइन से राइट साइड वाला, वो सारा का सारा क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा है. तो मुझे बताओ, अगर ये v वेलोसिटी से इंसिडेंट कर रहा है तो अंदर भी इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, अंदर भी सब v वेलोसिटी होगी. तो मान के चलो इस पॉइंट पर इसकी कितनी वेलोसिटी v. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर है, अभी बता रखा है अंदर के. तो आपका फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, आपका फोर्स होगा सर ऊपर की डायरेक्शन में, फोर्स होगा सर ऊपर की डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ. और आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है वहीं पर सेंटर पॉइंट होता है कहीं ना कहीं. तो सेंटर पॉइंट मान के चलो ये रहा सेंटर. तो इसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा. तो कैसे जाएगा बच्चों, ये जाएगा ऐसे, देखो और यहां से बाहर निकल जाएगा सीधी वेलोसिटी. ठीक है, कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, v से. क्यों निकलेगा, क्योंकि वेलोसिटी कभी चेंज होगी ही नहीं उसमें. तो जिस जिस वेलोसिटी से एंटर किया था उसी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा. समझ में आ गया. तो बस अब मुझे टाइम ड्यूरेशन निकालना है, जितनी देर तक वो अंदर रहा है इसका मुझे टाइम ड्यूरेशन निकालना. अब एक चीज बताओ, ये कितना हो गया, r हो गया, रेडियस हो गया बच्चों मेरा. ठीक है, अभी हमने टाइम पीरियड निकालना सीखा है ना, टाइम पीरियड निकालना सीखा है, बिल्कुल सर निकालना सीखा है. पूरा टाइम पीरियड जो निकाला था, पूरा का पूरा टाइम पीरियड कितना आ रहा था, पूरा का पूरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आ रहा था बच्चों, t इक्वल टू 2 पाई, आगे mv, m बाय क्यू बी. ठीक है, तो क्या मास चेंज हुआ, बी चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना. तो टाइम पीरियड यहाँ पे जो रिक्वायर है टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, t/2. तो कितना हो जाएगा, पाई m डिवाइड बाय क्यू. दैट्स इट, खत्म. हाफ सर्कल परफॉर्म कर रहा है ना, तो हाफ ही आएगा बस. ठीक है, एक और दूसरा ही फॉर्मूला कर सकते हो अगर आपको याद हो तो. अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो हमने जब हम वेव एंड ऑक्सीलेशन पढ़े थे तो हमने पढ़ा था ओमेगा, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. थीटा इज द हाउ मच एंगल द पार्टिकल हैज बीन डिस्प्लेस्ड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा. ठीक है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी. तो टी क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम. यहाँ पे थीटा कितना हुआ बच्चों, कितना से कितना थीटा डिस्प्लेस हुआ है, सर पाई हुआ, 180 हुआ ना, तो पाई हो गया. सर ओमेगा का फॉर्मूला आपने बताया था, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, मैंने बोला था याद करने के लिए. ओमेगा, ओमेगा का, ओनली ओमेगा का क्यू बी बाय एम, चेक कर लो, बोला था याद कर लो. तो टाइम देखो क्या निकल गया, टाइम निकल गया बच्चों पाई एम क्यू बाय बी. सेम निकल गया ना. तो ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज करना, ये तो इसी के लिए था, क्योंकि अभी तो मैंने केवल किसके बोला, हाफ सर्कल के लिए. अब मैं इतना आसान थोड़ा दूंगा नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम आपको केवल क्या कैलकुलेट करना, थीटा. थीटा अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप निकाल सकते हैं. आपके लिए कैलकुलेशन क्या इंपॉर्टेंट है, थीटा है. अब मैं ऊपर वाला यूज नहीं करूंगा.
ठीक है, मैं डायरेक्टली क्या यूज करूंगा, थीटा यूज करूंगा, मेजर करूंगा कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। ठीक है, तो उसने यहाँ पे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, थीटा किया, तो इस केस में आ गया। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट लिखो। सेकंड पार्ट में क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे सेकंड पार्ट में, अच्छा पहले वाले केस में एक और चीज कर लो बच्चों, यहाँ पे ना प्लस की ओर ले लेना, प्लस की ओर ले लेना। ठीक है, यहाँ पे भी देखो मैंने चार्ज पार्टिकल को इंसिडेंट करवाया, कितने एंगल से, देखो कितने एंगल से, थीटा एंगल से मैंने इसको क्या करवाया, एंटर करवाया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज क्या है मेरा, क्यू, और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। तो मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन यहाँ पे भी कितनी होगी बच्चों, वी ही रहेगी अभी स्टार्टिंग में, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। ठीक है, ये मेरा क्या है बच्चों, बी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या है, बी नॉट इक्वल टू जीरो। सर हर बार क्रॉस क्यों लेते हो, क्योंकि क्रॉस लेने का एडवांटेज ये है ताकि मेरे को फोर्स की डायरेक्शन ऊपर ले लूं। अगर ये बाहर की तरफ होगा तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे आ जाएगी, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, यानी अंदर की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, जिस वेलोसिटी से जा रहा है तो वहां पे, अब आपका फोर्स कहाँ पे बनेगा, फोर्स बताएगा कोई, ध्यान से देखो, इधर से देखो, ध्यान से देखो, फोर्स ये अंदर की तरफ है, कौन अंदर की तरफ है, कोई भी लगा लो, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो, ये लगा लो, राइट है, ये रहा। ठीक है, कहाँ जा रहा है, ये वेलोसिटी है, कहाँ जा रहा है, ये अंदर की तरफ, तो कहाँ बनेगा, ये बाहर की तरफ बनेगा। लेकिन बाहर की तरफ तो बनेगा, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पर होगा, होगा तो बाहर की तरफ, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, परपेंडिकुलर होगा, याद है वेलोसिटी एफ एम और एफ एम के डायरेक्शन में, तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ बनेगा बच्चों, कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा सेंटर पॉइंट। समझ में आ गया, है ना, जब सेंटर, क्योंकि एफ और वी के बीच में भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थी। अब ध्यान से देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, तो ऐसे जाएगा, ऐसे मूव करेगा, और फिर ऐसे निकल जाएगा। कितने एंगल से निकलेगा सर, जितने एंगल से एंटर किया था उतने एंगल से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मुझे बताओ अगर मैं इसे लाइन ड्रॉ कर दूं और ये 90 है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा बच्चों, थीटा अगेन, और ये भी कितना हो जाएगा एंगल, थीटा। तो कितना एंगल डिस्प्लेस किया है इसने, कोई बताएगा मेरे को, कितना एंगल डिस्प्लेस किया है, कितना एंगल डिस्प्लेस किया है, टू थीटा एंगल डिस्प्लेस किया, कितना एंगल डिस्प्लेस किया है, टू थीटा एंगल। समझ में आ गया ना सारे कॉन्सेप्ट वाले एंगल, तो लिख लो, द पार्टिकल हैज डिस्प्लेस्ड बाय टू थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टू थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, टू थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्यू बी बाय एम, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों, टू थीटा एम बाय क्यू बी। सर थीटा की वैल्यू गिवन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ध्यान रखना थीटा की वैल्यू एंगल में मत लेना, थीटा की वैल्यू किस में लोगे, रेडियन में लोगे, रेडियन में, ये थीटा इज इन रेडियन। दो और पोर्शन करेंगे इसके। अब मेरा चार्ज, सेम डायग्राम बनाओ जल्दी से, सेम डायग्राम बनाओ, सेम, बिल्कुल सेम बनाओ, बस वहां पे चार्ज लिख दो माइनस क्यू, सेम डायग्राम बनाओ और वहां पे माइनस क्यू लगा दो, माइनस क्यू लगा दो।
माइनस क्यू है, वेलोसिटी है इसकी, ठीक है। यहाँ पे बी इक्वल टू जीरो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो, माइनस क्यू है, मैंने बताया था माइनस क्यू का मतलब कि जो एक्चुअल में डायरेक्शन होनी चाहिए थी उसके अपोजिट, उसके जस्ट परपेंडिकुलर। -180 का मतलब कि -180 हो जाएगी, एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, माइनस साइन की वजह से -180। तो पहले तो माइनस को भूल जाओ, पहले नॉर्मल डायरेक्शन बताओ। नॉर्मल मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ से एंटर कर रहा है तो यहाँ पे निकलेगा बच्चों, यस और नो, और इसका सेंटर पॉइंट कहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा। मान तो नहीं मानते इसको, यस और नो, है ना। अगर मेरा एफ एम एक्चुअल में ऐसा है तो मेरा एक्चुअल में कहाँ पे होगा फिर, इसका जस्ट रिवर्स 180 कहाँ पे बन जाएगा इसका एक्चुअल में, नीचे, तो यहाँ पे बनेगा बच्चों। इसकी वजह से ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका क्या है, ये एफ एम है, सॉरी, ये इसका सेंटर पॉइंट। अगर ये अब इसका सेंटर पॉइंट है, देखो ध्यान से देखो, अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है तो उसको क्या बोलेगा, भैया मेरे चारों ओर घूम, मेरे चारों ओर घूमेगा तू, जैसे मैं घुमाऊंगा, है ना। तो कैसे जाएगा बच्चों, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये ध्यान से देखो, किस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे, ऐसे घूम के यहाँ पे आके फिर ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा अब बताओ, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो ये कितना एंगल बना देगा बच्चों, 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा बनाएगा, ठीक है सर। तो ये कितना एंगल बनाएगा बच्चों, ये देखो थीटा, तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा थीटा। पर ये 2 थीटा थोड़ा डिस्प्लेस किया है इसने, याद करो कितना एंगल डिस्प्लेस किया है, 2 पाई माइनस थीटा डिस्प्लेस किया एक्चुअल में इसने, तो यहां से यहां डिस्प्लेस किया एक्चुअल में, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई माइनस थीटा डिस्प्लेस। तो भाई सॉरी, 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वही वाला फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला करना है, कौन सा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू क्या बन गई बच्चों, 2 पाई माइनस 2 थीटा, और ओमेगा की वैल्यू क्यू बी बाय एम। तो टाइम कितना निकल गया बच्चों, टाइम निकल गया 2 कॉमन पाई माइनस 2 क्यू बी बाय एम। देखो कितना आसानी से निकल गए सारे क्वेश्चन, निकल रहे कि नहीं निकल रहे, उल्टा कर दिया क्या, कितना आ जाएगा, एम अपॉन क्यू। क्लियर हो गया। एक लास्ट पोर्शन है बस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, ये तो आपको सब समझ में आ गया। ध्यान करना है, कई बच्चे 2 थीटा करके भी आ जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, ठीक है। अब एक लास्ट पोर्शन है, वो कहता है एक स्मॉल रीजन है, केवल इस स्मॉल रीजन में ही, इस स्मॉल रीजन में ही, इसी स्मॉल रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। बाकी इसमें भी क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर में आ रखा है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट ऐसा आ रहा, ठीक है। और इसने एक और कंडीशन दी है कि जो रीजन है ना, डी डिस्टेंस है, जिस रीजन में ये प्रेजेंट है आपकी, वो डी क्या होगा बच्चों उस केस में, वो डी आपका क्या होगा, तो बच्चों उस, वो डी क्या होगा, डी इज वेरी लेस देन आर, डी क्या है, लेस देन आर है,
डी क्या है, लेस देन आर है, ये कंडीशन गिवन है। डी लेस देन आर है, रेडियस याद है ना आपको, रेडियस याद है, ठीक है। अच्छा तो इंसिडेंस कौन से एंगल पे कर रहा है, वही मान के चलो कि वो नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। इसका वो जो नॉर्मल इंसिडेंस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ, तो क्या हो जाएगा देखो, वी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, तो मैंने समझाया था जब ये वी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है तो इसका एफ एम कहाँ पे, कौन से डायरेक्शन में होगा बच्चों, एफ एम कौन से डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड, क्योंकि ये क्रॉस है तो डाउनवर्ड हो गया, सॉरी अपवर्ड हो गया, यहाँ पे बन जाएगा एफ। तो इसका सेंटर पॉइंट मान के चलो ये है इसका सेंटर, ये निकल गया बच्चों इसका सेंटर। तो कैसे मूव करेगा ये मूव करेगा सर, बच्चों बताओ, क्या ये इसका पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा हाफ के, ये हाफ आगे की तरफ बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि डी बोला है वो छोटा है आर से, तो जब छोटा है तो ये कर्व नेचर देगा, ओनली कितना देगा बच्चों, कर्व नेचर, मतलब कि ऐसे कर्व नेचर। और जिस एंगल से वो जिस पॉइंट से टकराएगा उसी से ही फिर डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से जाने लगेगा, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये क्या होगा, ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया है, पता क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस कितना दिख रहा है, थोड़ा सा, थोड़ा इसको करेक्ट करते हैं। देखो कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा, यहाँ पर, क्योंकि वो तो फिर रेडियस ही दिख रहा, ठीक है। तो हल्का सा कर्व नेचर होगा, ठीक है, सेंटर पॉइंट ये रहा, ये सेंटर पॉइंट। तो ये क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा इसका, रेडियस हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा इसका, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, क्या दोनों के बीच में डिस्टेंस बता रखा, तो बिल्कुल बता रखा, इसकी वैल्यू कितनी बता रखी है बच्चों, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू बता रखी है डी। तो लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, कितना वो डिस्प्लेस किया, एंगल तो थीटा डिस्प्लेस किया है ना उसने, है ना, थीटा ही डिस्प्लेस किया है, तो जब उसने थीटा डिस्प्लेस किया है तो पहले तो बताओ यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, थीटा के सामने क्या गिवन है, परपेंडिकुलर, और वो हाइपोटेनस हो गया, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से बच्चों, साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर डी अपॉन आर, तो थीटा कितना हो गया बच्चों, थीटा हो गया साइन इनवर्स डी अपॉन आर, ठीक है सर। और अभी मैंने फॉर्मूला बता रखा है, थीटा किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू टी, तो टाइम कितना हो गया बच्चों, थीटा बाय ओमेगा, तो थीटा कितना है, साइन इनवर्स डी बाय आर इंटू एम अपॉन क्यू, भी ध्यान रहे, बल्कि एम को बल्कि आगे रखो, कंफ्यूजन रहोगे। कितना हो जाएगा, एम टाइम्स साइन इनवर्स कितना, डी बाय, ये होगा, ठीक है, सन में आ गया ये वाला भी, ठीक है बच्चों। तो हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन तो कर लिए थे, ये भी हो गया था, ये हो गया था ना, इनमें कोई डाउट है इन क्वेश्चन में, सारे हो गए थे, ये वाला आ रखा प्रीवियस ईयर में हो गया था ये वाला, ये हमने कर ही लिया था, देखो ये वाला क्वेश्चन तो रिसेंट टाइम, ये वाला बताओ उसका रेशो क्या आएगा, कितना आएगा रेशो,
इसमें लगा सेल इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी सर्कुलर कंडक्टर सेंटर पॉइंट ओ है 60 b1 b2 मैग्नीट्यूड ऑफ रेशो द करंट 5 आएगा 1 आएगा घरे वही तो बन रहा है क्वेश्चन इनसाइड और आउटसाइड 5 कैसे निकाल ले तूने 5 रेडियस होना इसमें कहीं रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट बोल रखी है कहीं पे भी कुछ नहीं बोला रेजिस्टेंस के बारे में तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू थीटा से क्या रिलेशन है याद कर फाई का जब रिलेशन निकाला था तो क्या निकाला था याद कर b1/b2 मैग्नीट्यूड वाइज लेना है यही कर रहे हैं इन दोनों की डायरेक्शन क्या थी रिवर्सिबल थी तो हमने जब ये I1 था I2 था वो भी तो था रिलेशन I1 I2 का भी तो रिलेशन निकलेगा I लिख रखा है यहाँ ठीक है I1 और I2 का भी तो रिलेशन था यहाँ पे जो गए थे सारे मेरे ख्याल से यहाँ से करना सोलेनॉइड से इसे करना है ना सोलेनॉइड से हो गया था ये अच्छा 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 हाँ हाँ सही है जल्दी से आज वाले क्वेश्चन करेंगे लो तो करो भैया जल्दी से छाप दो यहाँ से मैं तो कहूँ 2-4 क्वेश्चन करके उल्टे से करेंगे क्योंकि उल्टे में कुछ ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है जल्दी करो पहला क्वेश्चन बताओ जल्दी से निकल गया क्या निकला तो अपना दिमाग लगा ले कितना आ रहा हाँ 2.35 आगे वाला क्या होता है 2.35 ठीक है क्या दिक्कत आ गई पहले सबको टेस्ला को तोड़ना पड़ेगा टेस्ला की सर यूनिट कैसे निकालेंगे बी की यूनिट कैसे निकाल सकते हो आइडियल आर से निकाल सकते हो म्यू नॉट करके
ठीक है, वहां से स्पीड का निकल जाएगा, वहां से इसका निकल जाएगा, सबको किस में कन्वर्ट कर दो, सबको कन्वर्ट कर दो उसमें। बड़ी जाएगा हैं, बड़ी क्यों आएगी? मीटर सेंटीमीटर का मीटर को सेंटीमीटर कम कर देंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस का फॉर्मूला क्या करवाया था मैंने, बताइए? एम वी अपॉन क्यू बी। अब यहाँ पे देख बता रखा है सी अपॉन मास तो पहले से दे रखा है, क्यू अपॉन बी दे दिया, तो मास किस में चला जाएगा तेरा, उसमें चला जाएगा, ठीक है, कूलम में। टेस्ला, टेस्ला भी आ जाएगा, तो क्या क्या फॉर्मूला बताया था, एम वी अपॉन क्यू बी। मास कितना लिया तुमने, मास? अच्छा, क्यू बाय एम ले लिया, चलो ठीक है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है यहाँ पे, वेलोसिटी 6 × 10⁻27 दे रखी है। क्यू बाय एम कितना दे रखा है, क्यू बाय 1.7 × 10⁻11 दे रखा है। और बी कितना दे रखा है, 1.5 × 10⁻⁻2 दे रखा है। अच्छा हाँ, वैल्यू तो कुछ ज्यादा आएगी शायद, या तो इसमें मुझे लग रहा है स्पीड कुछ ज्यादा दे दे, स्पीड तो उतनी नहीं होगी। इसको 7 करके देखना, फिर हो सकती है, 27 नहीं होगी, 7 होगी, ठीक है। 20 कम कर दो, तो देखो ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्वेश्चन। हाँ बस आ गया माइनस तो बस, ठीक है। 7 कर लो, इतनी ज्यादा कैसे होगा, लाइट कितने लाख हो जा रहा, ठीक है, करें आगे। चलो ये वाला करो जल्दी से। मजे आ रहे हैं, पहले फॉर्मूला अच्छे से याद करे आता तो लिखना लेता, टाइम मिलेगा। कोई बात नहीं, मेरी मेरी सिरदर्द नहीं है, वो तेरी सिरदर्द है, सुबह करे, रात को करे, टॉयलेट में करे, ब्रश में करे, नहाते हुए करे, वो मेरा मेरा मतलब नहीं है तेरा, वो तेरा मतलब।